गुमशुदा अफराद को बलोच क्या मांगे, बलोच क्या मांगे, बलोच क्या मांगे, सिंधी क्या मांगे, सिंधी क्या मांगे, पश्तून क्या मांगे, पश्तून क्या मांगे, पश्तून क्या मांगे, सराइकी क्या मांगे, मजदूर क्या मांगे, किसान क्या मांगे, तुलबा क्या मांगे, सहाफ़ी क्या मांगे, लिखने की मांगे, लिखने की मांगे, इस जुर्म से मांगे, इस जब्र से मांगे, इस जब्र से मांगे, इस जब्र से मांगे। हम सब क्या मांगे, हम सब क्या मांगे, हम सब क्या मांगे, इस जब्र से मांगे, इस जुल्म से मांगे, इस जुल्म से मांगे। हम कहने की मांगे, हम लिखने की मांगे, हम कहने की मांगे, हम लिखने की मांगे। हम सब क्या मांगे, हम सब क्या मांगे। हम क्या चाहते हैं, जरा जोर से बोलो। हम क्या चाहते हैं, सिंधी भी मांगे, बलोच भी मांगे, पश्तून भी मांगे। हम क्या चाहते हैं, अपनों की मांगे, प्यारों की मांगे। हम हैं खामोश के बरहम, हम हैं खामोश के बरहम न हो आलम का निज़ाम। तुमने समझा कि ताकते बाजुओ दम नहीं। हम हैं खामोश के बरहम न हो आलम का निज़ाम। तुमने समझा कि ताकते बाजुओं में दम नहीं। हम जो झलके तो बहक जाओगे साकी। तुमने समझा क्या है रिंदों का मकाम साकी। अब मैं दावत खिताब देता हूँ साबका सेनेट चेयरमैन मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब। महनाज रहमान साहिबा, असद भट्ट साहब, करामत साहब, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और मेरे बहनों, माओं, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी कराची का निहायत मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज इस कन्वेंशन का इनेकाद किया और उसमें बिलखुसूस मुझे शिरकत की दावत दी ताकि मैं आपके साथ आपकी जिद्दोजहद में, आपके गम में, आपके दुख में शरीक हो सकूं। लेकिन मुझे यहाँ पे जो तकारीर हुई और जो गुफ्तगू हुई उसमें एक बात को सुन के थोड़ा सा दुख भी हुआ और वो बात ये थी कि जो भी इस पोडियम पे आता था उसकी कोशिश ये होती थी कि वो इस बात को साबित करे कि उसका बेटा, उसका वालिद, उसका खामन या उसका बाप मुहिब्बे वतन है। मैं ये समझता हूं
कि मुझे या किसी भी पाकिस्तानी को किसी से भी और बिलखुसूस रावलपिंडी से मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं लेना। यहां पे हमने ये बात की कि पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का कानून डिसअपीयरेंसेस की या गुमशुदा अफराद की इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं इसको एक थोड़े से मुख्तलिफ जाविये से देखता हूं, और वो जाविया ये है कि आप क्या करेंगे जब पाकिस्तान का आईन अज खुद हॉस्टेज हो, गिरवी हो, जब पाकिस्तान का आईन 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के साए तले, यानी एक सेंट्रलाइज्ड आईन के तौर पे काम कर रहा। मैं क्यों कहता हूं कि आईन गिरवी है, आईन अज खुद हॉस्टेज है? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आईन का आर्टिकल 6 यह बात कहता है कि वो शख्स जो आईन को तोड़ने या मुअत्तल करने में मुलव्विस हो या आलाकार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पे एक शख्स को अदालत आर्टिकल 6 का मुजरिम कहती है, लेकिन फिर भी वो शख्स मुल्क से भेज दिया जाता है। आर्टिकल 6 जब अपने आप को, आईन को दिफा नहीं कर सकता, तो वो आपका और मेरा क्या दिफा करेगा? आईन के आर्टिकल 238 और 239 ये कहते हैं कि आईन को अगर तब्दील करना है तो आईन के तब्दील करने का तरीका पाकिस्तान की पार्लिमान है। लेकिन मैं क्या करूं जब आला अदालतें अपनी जजमेंट्स के जरिए से एक आमिरे वक्त को यह इख्तियार देती है कि ए आमिर, जिस तरह तू आईन को मरोड़ना चाहता है, तू आईन को मरोड़ ले। तो ये बेचारा आईन हॉस्टेज है, और इसी आईन के तहत आपके और मेरे बुनियादी हकूक आते हैं। इसी आईन के तहत सूबों के हकूक जो हैं वो आते हैं। लेकिन वो आईन जो अज खुद अपने आप को तलाश कर रहा हो, वो आपके और मेरे हुकूक
और सूबों के हकूक का तहफ्फुज क्या करेगा? आइन का आर्टिकल 10, आइन का आर्टिकल 9, आइन का आर्टिकल 10A ये बात बड़े वाज़े तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी कानून में बराबर होगा, कि किसी को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाएगा। आर्टिकल 10A जनाब खटक साहब जो आपकी काविशों से आया, 18वीं तरमीम में यह कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, कानून के तकाजे कोर्टों में पूरे किए जाएंगे। लेकिन यहां पे साल हा साल गुजर जाते हैं, मैजिस्ट्रेट तो क्या एक थानेदार की भी शक्ल नजर नहीं आती। साल हा साल गुजर जाते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो क्या, कानून तो क्या, कोर्ट तो क्या, कोई बंदा प्रोड्यूस नहीं होता। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, चाहे वो किसी भी सूबे की हो या अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये कह के थक गई है कि मिसिंग पर्सन्स के बारे में हमें तफसीलात दी जाएं। इस हद तक कोर्ट को जाना पड़ा कि कहा कि अगर अगली पेशी पे तफसील नहीं आई तो चीफ सेक्रेटरी को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन अगली तारीख आई भी और चली भी गई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी गिरफ्तार नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी अपने एयर कंडीशन्ड दफ्तर में बरजमान बैठा रहा। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जहां पे बुनियादी हुकूक, और ये तो हम मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं, आइन का आर्टिकल 25 जो बुनियादी हुकूक के अंदर है, वो कहता है कि ऑल मेन आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून में तमाम लोग बराबर हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कानून के मुख्तलिफ मयार हैं। पहला मयार, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान की अशराफिया से है तो आप पे कानून का इतलाक एक मुख्तलिफ तरीके से होगा। दूसरा मेयार, अगर आपका ताल्लुक सिविलियन होने की नाते से है लेकिन आप इशराफिया के साथ हैं तो कानून का इतलाक आप पे एक मुख्तलिफ तरीके से होगा। तीसरा मेयार कि अगर आप पैसे वाले और ताकतवर हैं तो कानून का इतलाक आप खरीद सकेंगे। और चौथा मेयार,
अगर आप मेरी और आपकी तरह के आम शहरी हैं तो उसका इतलाक एक और तरीके से होगा। मैं यहां पे निहायत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जनाब अरसा दराज से जो सियासी हुकूमतें आती रही, जिसमें मेरी पार्टी की भी हुकूमत शामिल थी और अभी सिंध हुकूमत भी शामिल है, वो फ्री एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकी। और जब वो फ्री एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकी तो मैं उज़र नहीं दे रहा, लेकिन मैं तारीख की बात कर रहा हूं। तो जनाब अली वजीर जैसे वाकयात भी सामने आते हैं। चाहे बहैसियत एक सियासी जमात हम उसके कितने शर्मिंदा हों, क्योंकि आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब इब्तिदा में आपके लीडर्स की गिरफ्तारी शुरू हुई तो नेशनल असेंबली में चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहले आदमी थे और पीपल्स पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इस बात को न सिर्फ उठाया बल्कि आपके मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात भी की। यहां पे बात मिसिंग पर्सन्स के कमीशन की भी हुई। मिसिंग पर्सन्स के कमीशन महज खानापुरी है। मिसिंग पर्सन्स के कमीशन की तमाम रिपोर्टें, कम से कम मैं उन तमाम रिपोर्टों को रद्द करता हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उन रिपोर्टों में कोई हकीकत है। बात पार्लियामान की भी हुई और खटक साहब ने आपको पार्लियामान की तफसील से सूरत हाल बताई कि किस तरह मिसिंग पर्सन्स के मसले को उठाया गया। लेकिन देखें, बुनियादी बात और आखिर में मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि बुनियादी बात ये है कि आप ये कन्वेंशन कर लें, हम इसके नतीजे में जाके एक तकरीर सेनेट में और असेंबली में कर लें, अखबारात में कहीं रिपोर्ट हुई और अक्सर मिसिंग पर्सन्स की बात रिपोर्ट भी नहीं होती, लेकिन अखबारात का भी कसूर नहीं। एक फस्ताई रियासत के अंदर जिस तरीके से मीडिया को गैग और बंद किया गया है उसकी भी शायद मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तक एक ग्रैंड पीपल्स अलायंस जिसके अंदर तमाम के तमाम महकूम तबकात, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का जो डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव है उनका एक वसीतर इत्तेहाद नहीं बनता, उस वक्त तक चाहे वो मिसिंग पर्सन्स का मसला हो, चाहे वो
जो स्टेट बैंक का एक्ट लाया जा रहा है और पाकिस्तान को आए बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य की क्लाइंट स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही हो, जिसको ये पूरा मजमा आज का रद्द करता है। वो ऑर्डिनेंस या कानून जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का सौदा बैनुल अक़वामी मालियाती साम्राज्य के साथ करे, हम ऐसे कानून को, ऐसे ज़ाब्तों को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी, आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कि यहां से ये पैगाम भी जाए और जो यहां के आज के मुंतज़मीन हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि उनके ताल्लुकात तमाम तर लोगों के साथ हैं, वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें और इस ग्रैंड पीपल्स अलायंस को अमली शक्ल देने की इब्तिदा करें। शुक्रिया।